नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपसे पूछा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। और उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे। एक गुड्स कार्ड के बारे में कि उनकी क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन एस्पेक्ट है, और दूसरा कि मेरे जो CBT 1 में क्या मेरा रॉ मार्क्स था, क्या मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स थे, इसी तरह CBT 2 के, और साथ में फाइनल मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया है कि मार्क्स रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो मैंने मार्क्स रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप गुड्स कार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो मैं गुड्स कार्ड से रिलेटेड वीडियो बाद में बनाऊँगा, ठीक है। और दोस्तों, एक बात और, कल मैंने क्या है कि एक वैक्सीन लगवाई थी, तो थोड़ा लाइट फीवर है, हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए टैबलेट्स वगैरह ली हुई है और आई होप 2 से 3 दिन में मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो इसलिए अगर वॉइस वगैरह में कुछ आपको प्रॉब्लम लगे और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ अभी क्योंकि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी वीडियो दे दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा। और होता क्या है कि कुछ लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, आप लोग, तो आपको तो शायद प्रोसेस मालूम नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब लग भी जाते हैं लोग, तभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको NTPC का प्रोसेस मालूम नहीं, पूरा प्रोसेस उनको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है, और ताकि आपको मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझा दूं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ठीक है, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि होता क्या है, देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वो लोग सुनी सुनाई बातें आप तक डिलीवर कर रहे हैं, और आप बहुत सारे लोग उन चीज़ों को सुन रहे हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो सब बातें छोड़िए, उनसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉर्म अप्लाई करने से ज्वाइनिंग तक का, और ज्वाइनिंग से लेके आज तक का, मतलब 2 से ढाई साल का प्रोसेस है NTPC का, और पिछले 4 सालों का मेरा रेलवे का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं सब आपको शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं आपको फॉर्म अप्लाई करने से और ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, NTPC 2015 के फॉर्म आए थे दिसंबर एंड में, और जनवरी के लास्ट वीक तक उसके फॉर्म अप्लाई करने थे। तो इस तरीके से फॉर्म अप्लाई किया गया, और मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे से फॉर्म अप्लाई किया था। और प्रेजेंटली मैं साउथ सेंट्रल रेलवे में ही स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस पिछले 4 साल का हो गया है। और उसके जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम थे, यानी जो CBT 1 के, वो हुए थे मार्च एंड में स्टार्ट हुए थे, और वो फिर अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक चले थे वो, ठीक है। तो तकरीबन जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी और CBT 1 के एग्ज़ाम के बीच में मुश्किल से 2 महीने का गैप था। जैसा अभी काफ़ी लेट हो गया, वैसा नहीं था पहले। तो मेरा एग्ज़ाम था CBT 1 का 30 मार्च 2016 को, ठीक है। 30 मार्च 2016 को मेरा एग्ज़ाम था, और फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो जैसा कि आप जानते हैं, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और मैंने भी 100 क्वेश्चन में से 89 क्वेश्चन किए थे मैंने। लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे गलत थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मुझे टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर फुल टाइम स्टडी कर सकूं। तो इसीलिए मैंने डेली के 1 घंटे 2 घंटे इतना पढ़ता था, बाकी जॉब भी करना पड़ता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोजिट थी, मेरे अगेंस्ट थी। लेकिन ठीक है, मैं एग्ज़ाम देने गया। और तो इन जो 89 क्वेश्चंस में से जब मैंने आंसर किया आई, तो मैंने रॉ मार्क्स अपने काउंट किए, तो उसमें मेरे रॉ मार्क्स थे 60। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे, और जो रीजनिंग थी वो बैंकिंग टाइप की थी, ठीक है। कुछ पजल्स वगैरह भी आई थी, क्योंकि उस टाइम दोस्तों पहली बार रेलवे का पहला एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। जो NTPC था वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। तो एक प्रॉपर ना सिलेबस का मालूम था, और ना ही एक जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसका मालूम था, ठीक है। और हमारे जो स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम हो गए थे, तो हम जो पिछली जो और दिन के जो क्वेश्चंस थे उनका भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि इस टाइप का पैटर्न आ रहा है। और क्योंकि जो पहले जो NTPC होता था उसमें अलग टाइप की GK आती थी, अलग टाइप की रीजनिंग आती थी, लेकिन इस वाले में थोड़े लेटेस्ट अपडेट कर दिया था। जैसे आजकल NTPC में आ रहा है, तो वैसा ही पेपर फर्स्ट टाइम CBT 1 में आया था। तो इस तरीके से मेरे जो रॉ मार्क्स थे वो 60 थे। अब इसका जब रिजल्ट आया CBT 1 का, वो आया था दिसंबर फर्स्ट वीक 2016 में आया था।
तो उसमें मेरे मार्क्स हो गए थे टोटल 82, यानी कि 60 मार्क्स जो मेरे जो नंबर थे, रॉ मार्क्स थे, वहाँ से इंक्रीज़ होकर 82 मार्क्स हो गया था। ठीक है, इस तरीके से मेरे 22 मार्क्स बढ़ गए थे। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो CBT 1 का नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें मार्क्स आपके ज़्यादा बढ़ते हैं और CBT 2 में आपके कम बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक नहीं कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे CBT 1 में ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आपके उसमें नंबर काउंट नहीं होते हैं। और उसमें क्या होता है, ज़्यादा जब लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ज़्यादा लोग गलतियाँ भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और जो पेपर का जो शिफ्ट है आपकी वो कितनी टफ है, कितना इजी है, उसके हिसाब पर भी उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पूरे डिटेल में समझना है तो मैं कोई और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना आप। और अभी हम इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। तो 22 मार्क्स हो गए थे मेरे इंक्रीज। और जो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो कट ऑफ गया था CBT 1 का, वो तकरीबन 77 मार्क्स गया था अनरिजर्व्ड का। तो इस तरीके से मैं 5 या 6 नंबर लीड पे था, तो मेरा CBT 1 क्लियर हो गया था, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो CBT 1 का जो रिजल्ट आया था दिसंबर फर्स्ट वीक में, और जो CBT 2 की डेट आई थी नेक्स्ट मंथ जनवरी में, यानी 17, 18, 19 जनवरी को एवरी डे 3-3 शिफ्ट में CBT 2 का एग्ज़ाम होना था। तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आपके CBT 1 का रिजल्ट आता है और CBT 2 की एग्ज़ाम डेट आती है, उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं आता है। तो इसलिए आप जब भी कभी CBT 2 की प्रिपरेशन करें तो उसकी अभी से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और जो CBT 2 की एग्ज़ाम डेट थी और CBT 1 के रिजल्ट के बीच में तकरीबन 35 दिन का गैप आया था, ठीक है। 30 से 35 दिन का आप उसमें गैप आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इतनी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 में मुझे 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था। मेरा था 19 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में CBT 2। अब जैसा कि आप जानते हैं कि CBT 2 में आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, CBT 1 से ज़्यादा आपको करने पड़ते हैं। तो मैंने इसमें जो 120 क्वेश्चंस थे उसमें से मैंने 117 क्वेश्चंस किए थे दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि 117 क्वेश्चंस कैसे कर लिए, 120 में से इतने हो ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं। जो एस्पिरेंट्स होते हैं, एग्जाम देने वाले लोग, दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेसी से काम करते हैं, ठीक है, और एक वो होते हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाले लोग होते हैं कि वो 120 में से मान लीजिए 70 क्वेश्चंस करेंगे लेकिन विद एक्यूरेसी करेंगे, लेकिन उसमें देखिए सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वो कर ही नहीं पाते हैं और 70 नंबर से कुछ होता जाना है नहीं है, ठीक है। और वहीं जो मान लीजिए दूसरे टाइप के लोग हैं जो मान लो मेरे जैसे हैं, कि एक बार सारे क्वेश्चन नंबर 1 से 120 तक करते हैं, समझ लीजिए उन्होंने 80 क्वेश्चन किए, वो फिर दोबारा देखते हैं तो नेक्स्ट राउंड में उन्होंने 10 क्वेश्चन किए, फिर नेक्स्ट राउंड में उन्होंने 5 क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से मैं दूसरे टाइप के लोगों में से था कि जो लोग क्वेश्चंस तो ज़्यादा करते हैं लेकिन थोड़े गलत हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वो अपना ज़्यादा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरा था। तो इस तरीके से 117 क्वेश्चंस में से जब मैंने उसका आंसर की आया 4 से 5 दिन बाद में आंसर की आ गया था उसका, ठीक है, CBT 2 का। तो मैंने अपने रॉ मार्क्स जब मैंने काउंट किए तो मेरे रॉ मार्क्स थे उसमें से 96, 117 में से 96 मार्क्स मेरे को आए थे, ठीक है। तो काफ़ी ठीक ठाक था, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के साथ ही मुझे थोड़ा फील हो गया था कि कुछ ना कुछ पोस्ट तो मेरे को मिल जाएगी। अब उसकी जो आंसर की आई थी तो उसमें मेरे नॉर्मलाइज होके मार्क्स हुए थे मेरे 101 नंबर, यानी मेरे जो 5 नंबर थे वो इंक्रीज़ हुए थे मेरे CBT 2 में। अब वही बात है कि CBT 2 में कम नंबर इंक्रीज़ क्यों हुए, क्योंकि दोस्तों एक तो कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 3 दिन में 3-3 शिफ्ट में, यानी कि टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। और फिर उसमें क्या होता है कि जो सारे लोग क्वेश्चंस अच्छे करते हैं, चाहे शिफ्ट टफ हो या ईजी हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन के ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते। लेकिन यह है अगर आपकी शिफ्ट बहुत टफ है तो तकरीबन 4-5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा के चांसेस मुझे नहीं लगता कि होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते हैं उसमें। अब इतना हो गया, 101 नंबर थे दोस्तों 120 में से। अब से आगे की जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा वो आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो ही चीज़ समझने वाली है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो चीज़ नहीं समझ पाते, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए आप गौर से सुनिए उन बातों को। तो जो मेरे 101 नंबर थे वो थे 120 में से, ठीक है। और तो रेलवे ने अगला प्रोसेस क्या किया कि जो 120 नंबर में से जो 101 नंबर आए थे उनको स्केलिंग किया था 100 नंबर में से, ठीक है। यानी कि जो 120 नंबर थे उसमें से मुझे 101 नंबर आ रहे हैं, तो 120 को स्केलिंग कर दिया उन्होंने 100 नंबर में। तो 100 नंबर में से मुझे कितने आएंगे, 100 नंबर में से जब मैंने उनको काउंट किया था तो मेरे आए थे वो नंबर तकरीबन 84 के आसपास नंबर आए थे,
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इतना तो समझ में आ गया कि रेलवे ने जो 120 में से आपके जितने नंबर आते हैं उनको 100 में से स्केलिंग कर देता है। ठीक है। आई थिंक आपको भी मालूम नहीं होगा अभी तक, लेकिन इस बात को आप समझिए गौर से। अब वो हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि मेरे जो 100 में से अब 84 मार्क्स थे, तो जो भी स्टेशन मास्टर की मेरिट बनती है वो बनती है 70% CBT 2 के मार्क्स और 30% कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के मार्क्स। यानी कि जो साइको एग्जाम होता है उसका 30% और CBT 2 के 70% में स्टेशन मास्टर की फाइनल मेरिट बनती है। तो अब जो 70% नंबर थे वो किस में से थे? 100 में से 84 थे, ठीक है, स्केलिंग करने के बाद में। और जो 84 का 70%, ठीक है, जो मेरी फाइनल मेरिट में काउंट होने वाले थे। तो अगर हम 84 नंबर का 70% निकालें तो वो तकरीबन 58 नंबर के आसपास हो रहा है। ठीक है, वो तकरीबन 58 नंबर के आसपास हो रहा है। तो 58 नंबर तो वो मेरे वो थे जो मेरी मेरिट में जुड़ने वाले थे। इतना भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की, यानी कि साइको टेस्ट की। तो उसके जो 30 नंबर्स जुड़ने वाले थे उसमें से मुझे आए थे नंबर 22। ठीक है, तो 22 नंबर मेरे को उसमें से आए थे। तो इस तरीके से जब अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें कि जो CBT 2 के 70% थे, साइकोलॉजिकल एग्जाम के 30 नंबर थे, तो उस 70% का जो मार्क्स थे वो थे 58 नंबर, और जो 30 में से मेरे मार्क्स आए थे वो थे 22। तो इस तरीके से फाइनल मेरिट में 58 प्लस 22, इन दोनों नंबर को जो ऐड करने के बाद में जितने नंबर आएंगे वो उसके आधार पे मेरी मेरिट बन रही थी। तो 58 प्लस 22 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 80 नंबर। तो इस तरीके से जो मेरी फाइनल मेरिट में जो मेरे नंबर ऐड होने वाले थे वो थे टोटल 80 नंबर, यानी कि 80 नंबर। अब जो कट ऑफ गई थी साउथ सेंट्रल रेलवे में स्टेशन मास्टर की, वो थी 74 पॉइंट कुछ नंबर थी अनरिजर्व्ड की। तो इस तरीके से मैं 5 से 6 नंबर लीडिंग में था मैं और लोगों से, और जो कट ऑफ थी उससे। तो काफ़ी अच्छे फेयर चांसेस थे मेरे। तो इतना आपको समझ में आ गया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो क्या प्रोसेस होता है और क्या कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नंबर उसके काउंट होते हैं, वो कभी और वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी एप्टीट्यूड टेस्ट की। अभी आप CBT 2 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और इसके बाद में फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें भी आपको 100 पोस्ट पर 150 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि DV के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन थोड़े नंबर 2 नंबर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो 150 में से टॉप 100 को लेंगे। ठीक है, तो 150 में से टॉप 100 को लेंगे तो वहाँ आपके नंबर 2 नंबर कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, इतना भी हो गया। नेक्स्ट का प्रोसेस होता है आपका मेडिकल का। लेकिन मेडिकल में आपको जितनी पोस्ट है उतने ही लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, अगर आपकी 100 पोस्ट है तो आपको 100 ही लोगों को बुलाया जाएगा। और अगर उसमें से अगर आप मेडिकल में फेल होते हैं तो आपको कोई भी जो उससे लोअर प्रायोरिटी वाली पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये अगर आपको हो सकता है समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कोई सेपरेट वीडियो बना के DV का प्रोसेस और मेडिकल का प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तो बताया कि मुझे CBT 1 में कितने मार्क्स मिले थे और उनका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ था। ठीक है, और CBT 2 में मुझे कितने मार्क्स मिले थे और उसका मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स इतना हुआ था। फिर उसकी स्केलिंग हुई थी 100 में से। तो स्केलिंग करने के बाद जो नंबर थे उसका 70% ऐड होता है, प्लस जो साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है उसके 30 में से आपको जितने मार्क्स आते हैं वो ऐड होते हैं। इस तरीके से एक स्टेशन मास्टर की जो फाइनल मेरिट बनती है, उस फाइनल मेरिट में अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। उसमें भी 100 पोस्ट पर 150 लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो टॉप 100 को ले सकें। या तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको जो मेरा पूरा प्रोसेस था फॉर्म अप्लाई करने से लेके जो ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। मेडिकल DV के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी साइड से बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने वीडियो अब तक देखा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो जेन्युइन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से, और आई होप 2 से 3 दिन में मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो मैं और भी आगे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। और भी कोई नया वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।